नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की जो माध्यमिक पाठ्यक्रम है यानी हाई स्कूल उसका डाटा एंट्री ऑपरेशंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के बारे में हम अभी जो पहला पाठ है उस पर हैं, उस पाठ को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिस पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोग जो इस समय पढ़ रहे हैं वो है पाठ 1 कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य। तो इसमें जो हमने पिछला वीडियो था उसमें हमने जाना था कि कंप्यूटर क्या है। हमने देखा था कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो कि जो डेटा होता है या आंकड़े होते हैं उनको एक अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। ठीक है, आंकड़ों को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करने का काम हम इसके साथ करते हैं, इसकी सहायता से करते हैं। तो फिर हमने कंप्यूटर की संरचना के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कंप्यूटर की कौन कौन से अवयव होते हैं, कौन कौन सी यूनिट से मिलकर कंप्यूटर बनता है। हमने देखा था कि इनपुट डिवाइसेस होती हैं, फिर आउटपुट होती है, साथ में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है और कंट्रोल यूनिट होती है और मेमोरी यूनिट होती है। ये सारी यूनिट्स कंप्यूटर के अंदर पाई जाती हैं। फिर हमने बात करनी शुरू की थी परिधीय उपकरणों की, जिनको कि पेरिफेरल डिवाइसेस हमने कहा था। उसको इंग्लिश में पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। इसमें 3 प्रकार की डिवाइसेस होती हैं। पहली होती है इनपुट उपकरण, जिसकी की सहायता से आप कंप्यूटर के अंदर अपनी बात पहुंचाते हैं। ठीक है ना, अपने इंस्ट्रक्शंस, अपने आदेश, अपने निर्देश इनपुट उपकरणों की सहायता से आप कंप्यूटर को बताते हैं। आउटपुट उपकरण में जो आप गणना करते हैं या कोई भी काम करते हैं उसका जो आउटपुट है, जो उसके बारे में आपका जो परिणाम है वो सारे के सारे आउटपुट उपकरण के माध्यम से आप देखते हैं। फिर हमने जाना था अन्य परिधीय उपकरणों के बारे में। ठीक है ना, तो ये 3 प्रकार के उपकरण होते हैं जिनको कि परिधीय उपकरण बोला जाता है। तो इसमें हम अभी इनपुट उपकरण पढ़ रहे हैं। इनपुट जो उपकरण है जिसकी सहायता से कि हम इनपुट अंदर डालते हैं, मतलब निर्देश या कोई भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, वो इनपुट उपकरण होते हैं। तो इनपुट उपकरण में हमने 3-4 इनपुट उपकरण देख लिए थे। अभी हम जो चौथा इनपुट उपकरण है ऑप्टिकल स्कैनर, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो ऑप्टिकल स्कैनर होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये किसी भी चीज को अपने आप पढ़ लेता है स्वचालित तौर से। कोई भी डेटा होता है, कोई भी कहीं आंकड़ा लिखा हुआ है, कागज में लिखा हुआ है या फिर बार कोड है, इन सबको ये स्वचालित रूप से, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली डाटा संग्रहण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये उपकरण जो है, इस उपकरण का उपयोग स्वचालित रूप से यानी कि ऑटोमेटिकली डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है या संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये उपकरण डेटा का मैनुअल रूप से इनपुट पूर्णतः समाप्त कर देता है। मतलब अब आपको, अगर आप ऑप्टिकल स्कैनर का उपयोग करेंगे तो आपको डेटा को कीबोर्ड की सहायता से टाइप करके डालने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ऑप्टिकल स्कैनर में उस अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो कागज है, उसको रखिए। उसमें से जो ऑप्टिकल स्कैनर है वो अपने आप जो डेटा है उसको पढ़ लेगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्टिकल स्कैनर इस प्रकार का एक उपकरण होता है। इसमें इस जो ये ग्लास आपको दिख रहा है, शीशा दिख रहा है, इसके ऊपर आप कागज को रखते हैं और फिर इस ढक्कन को बंद कर देते हैं और कंप्यूटर की सहायता से कमांड देते हैं, तो ये अपने आप जो कागज में लिखी हुई चीजें हैं उसको पढ़ लेता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बार कोड रीडर। आपने कई बार जब आप दुकान पे गए होंगे तो कई बार आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स पे ऐसी इस प्रकार की लाइनें खिंची रहती हैं, उसको बार कोड बोलते हैं। तो उस बार कोड को पढ़ने के लिए उनके पास एक मशीन होती है, तो उसमें उनको बार बार इनपुट नहीं करना होता है हाथ से। वो केवल बार कोड की लाल लाइट उसके ऊपर डालते हैं और जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, उनको खुद हाथ से एंट्री करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये उपकरण होता है, उनके हाथ में होता है। इसमें से ये लाल कलर की लाइट निकल रही होती है और ये बारकोड है, इस बारकोड को वो पढ़ लेती है लाइट। ठीक है, तो इमेज स्कैनर जो होता है, ऑप्टिकल स्कैनर जो है, वो छपी हुई छवियों, जो इमेजेस होती हैं, उनको एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में
इकट्ठा कर लिया जाता है। जो कंप्यूटर की मेमोरी वाला पार्ट था ना, जो हमने पढ़ा था कंप्यूटर की संरचना में, उसमें इसको संग्रहित कर लिया जाता है। और एक उचित सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हम आगे जानेंगे, एक उचित सॉफ्टवेयर की सहायता से संग्रहित छवि में बदलाव किया जा सकता है। आप चाहें तो आपने जो छवि इकट्ठी की है, जो छवि आपने अपने यहाँ स्टोर की है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनर का एक अन्य उदाहरण ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है, इसको ओसीआर बोलते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन क्या होता है, जैसे आपने इस प्रकार से एक ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब आप ओसीआर में अपने इस कागज को लिखे हुए ए लिखे हुए कागज को डालेंगे, तो जो ओसीआर होगा वो अपने आप समझ जाएगा कि ये ए लिखा है, वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, मतलब इसको पहचान लेगा। ठीक है, तो वो ओसीआर की टेक्नोलॉजी भी स्कैनर में उपयोग में लाई जाती है। अगला जो उदाहरण है इनपुट उपकरणों का, वो है टच स्क्रीन। तो टच पैनल, डिस्प्लेज और पैड्स आजकल कीबोर्ड के विकल्प के रूप में प्रदान किए जाते हैं। आपने बहुत सारे, आपने सबसे बड़ी बात तो जो आपके पास मोबाइल होता है उसमें भी आप टच स्क्रीन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उसकी सहायता से आप जो कीबोर्ड में जो इनपुट्स देते थे उसके इसमें सीधे आप अपने उंगली के स्पर्श से ही जो इनपुट हैं वो दे देते हैं। तो इनके द्वारा इनपुट्स कंप्यूटर की स्क्रीन द्वारा दिए जा सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन भी, कई सारे कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो कि टच स्क्रीन के साथ आते हैं, ठीक है ना, जो मॉनिटर से इनपुट को स्वीकार कर लेते हैं। तो पहले हम मॉनिटर को केवल और केवल आउटपुट उपकरण कहते थे, आजकल मॉनिटर जो है वो इनपुट उपकरण की तरह भी काम करने लगे हैं। ठीक है, तो मॉनिटर ऐसे आने लगे हैं जो कि टच स्क्रीन वाले, जिसकी की सहायता से आप इनपुट देते भी हैं। तो उपयोगकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए इलेक्ट्रॉनिक बटनों को छूते हैं या वे लाइट पेन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, लाइट पेन के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगला जो उपकरण है वो है माइक्रोफोन। अभी तक तो हम बात कर रहे थे डेटा, वर्ड, लिखे हुए सामग्री को एंटर कराने की, अब बात है आवाज को इनपुट कराने की, ध्वनि को। तो माइक्रोफोन एक इनपुट उपकरण है जो ध्वनि को इनपुट के रूप में लेता है, आवाज को लेता है इनपुट के रूप में। कीबोर्ड से एंटर की गई जानकारी की तुलना में ध्वनि संचार में त्रुटि की संभावना अधिक होती है। मतलब जब आवाज रिकॉर्ड करता है तो उस समय गलती की संभावना ज्यादा रहती है। जब आप कीबोर्ड से जो चीजें, जानकारी कीबोर्ड से जो टाइप करते हैं उसमें जो त्रुटि की संभावना है वो कम होती है। तो माइक्रोफोन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेस्कटॉप माइक्रोफोन जो कि फिक्स्ड रहता है, ठीक है ना, एक जगह पे लगा रहता है, जैसे कि ये आपने देखा होगा कई बार एक टेबल पर भी लगा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो माइक्रोफोन है उसको डेस्कटॉप माइक्रोफोन कहते हैं। और हाथ द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला माइक्रोफोन भी होता है जिसको हैंड हेल्ड माइक्रोफोन बोलते हैं, जिसको कि आपने कई बार बहुत सारे जो गाने के रियलिटी शो होते हैं या भाषण देने वाले लोग होते हैं उनके हाथ में आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये हाथ द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला माइक्रोफोन है। तो इनकी सहायता से आप ध्वनि को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अगला जो उपकरण है वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल बहुत कुछ माउस की तरह होता है। एक माउस जिसके की नीचे बॉल होती थी, पुराने जमाने का जो माउस होता था, अगर उसको आप उल्टा कर दो, ठीक है ना, मतलब वैसे तो माउस के नीचे बॉल होती थी, अगर माउस के ऊपर बॉल आ जाए तो वो क्या बन जाएगी, वो ट्रैक बॉल बन जाएगी। तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग उपकरण है, इसमें भी एक पॉइंटर होता है, जैसे मैं पॉइंटर अभी हिला रहा हूं ना, इस प्रकार का ही पॉइंटर को हिलाने का काम आप ट्रैक बॉल से कर सकते हैं, जो उल्टा रखे माउस जैसा होता है। पॉइंटर को चलाने के लिए आप अपने अंगूठे, उंगलियों या हाथ की हथेलियों द्वारा बॉल को घुमाते हैं। कैसी बॉल होती है, इस प्रकार का उपकरण होता है, ये इसमें बॉल रखी हुई है, इस बॉल को आप घुमाएंगे, इधर इसको करेंगे इधर तो कर्सर इधर जाएगा, इसको इधर करेंगे तो कर्सर इधर जाएगा, ठीक है ना। आप कर्सर को हिलाने के लिए इस बॉल का उपयोग करते हैं और बाकी इसके अंदर बटन होते हैं, जैसे माउस में बटन होते हैं वैसे इसमें भी बटन होते हैं। तो आमतौर पर बॉल के निकट 3 बटन होते हैं जिनका उपयोग आप माउस बटन की तरह करते हैं। माउस की अपेक्षा ट्रैक बॉल का एक लाभ ये है कि ये ट्रैक बॉल स्थिर रहता है। माउस में आपने देखा होगा कि माउस को आपको हाथ से पकड़कर घुमाना होता है, यहाँ इस ट्रैक बॉल को घुमाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस बॉल को आप घुमाएंगे तो इसको आप स्थिर रखकर भी काम कर सकते हैं। अगला जो प्रकार के उपकरण हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आउटपुट उपकरण, ठीक है ना, जिसके की सहायता से हम जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम आते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। तो आउटपुट उपकरण क्या करते हैं, डेटा को संसाधित कर, मतलब डेटा को प्रोसेस कर उपयोगकर्ता को जानकारी वापस लौटाता है, बताता है कि क्या उसने जो कैलकुलेशंस की थी उनका रिजल्ट क्या है। कुछ आमतौर पर प्रयोग में किए जाने वाले आउटपुट उपकरण कौन कौन से हैं, मॉनिटर, ठीक है ना, जिसको कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, प्रिंटर,
प्लॉटर और स्पीकर, ये 4 प्रकार के जो आउटपुट उपकरण हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मॉनिटर से, जिसको कि इंग्लिश में विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो सभी आउटपुट उपकरणों में से मॉनिटर संभवतः सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट उपकरण है और अधिकतर जगह पर आप इसका सामना करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको जो कंप्यूटर है उसमें जो आपने काम किए हैं उसके रिजल्ट्स को देखना है तो सबसे पहले आप मॉनिटर का उपयोग करते हैं, उसमें देखते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो मॉनिटर दिखने में कुछ कुछ ऐसा होता है, आपके टीवी की स्क्रीन जैसा आपको लग रहा है। वीडियो अडेप्टर कार्ड, इसमें एक वीडियो अडेप्टर कार्ड होता है जो कि जो सीपीयू से जो सिग्नल मिलते हैं उसको वीडियो में परिवर्तित करता है। वीडियो अडेप्टर कार्ड और मॉनिटर के द्वारा कंप्यूटर की जानकारी दृश्यमान रूप से प्रदर्शित की जाती है। इसको आप देख सकते हैं, दृश्यमान रूप में आपको प्रदर्शित की जाती है। सीपीयू के अंदर जो आप जानकारी प्रोसेस करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जिसे प्रदर्शित करना आपको आवश्यक है, उसको आप वीडियो अडेप्टर को भेजते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, और वीडियो अडेप्टर क्या करता है, जानकारी जो जिस फॉर्मेट में जानकारी आ रही है उसको वीडियो में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। जैसे और उसी प्रकार से परिवर्तित करता है जैसे एक टेलीविजन जानकारी को प्रदर्शित करता है जो उसे केबल सर्विस द्वारा भेजी जाती है, ठीक है ना। तो जैसे केबल सर्विस से आपके यहाँ आपने भी आपके डीटीएच वगैरह लगा होगा, तो जैसे उस तार से जो इन्फॉर्मेशन है वो टीवी परिवर्तित करके उसको अपने पर्दे पर दिखा देता है, उसी प्रकार से जो वीडियो अडेप्टर है वो भी जानकारी को परिवर्तित करके जो मॉनिटर है उस पर दिखा देता है। तो जो मॉनिटर होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब जो है वो पुराने टाइप का मॉनिटर है, ये आजकल उपयोग में कम आता है। मतलब इसको क्रॉस लिखा उसका मतलब नहीं कि बिल्कुल उपयोग में नहीं लाता है, लेकिन ये बहुत कम उपयोग में आता है। क्यों? क्योंकि आजकल जो एलसीडी हैं वो बहुतायत में आते हैं और बहुत सस्ती रुपए में मिल जाते, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। और एलसीडी से भी अच्छे अब एलईडी पैनल्स आने लगे हैं, ठीक है ना। तो वो और भी अच्छे होते हैं, वो और ज़्यादा परिष्कृत होते हैं, ठीक है। तो कैथोड रे ट्यूब और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो जैसे हमारे टीवी आजकल चेंज हो गए, पहले हमारे पास घरों में टीवी होते थे बहुत बड़े बल्कि टाइप के, तो वो सीआरटी बेस्ड टीवी होते थे, उसमें कैथोड रे ट्यूब होती थी जिसमें कि रेज होती हैं, और वो रेज जब पर्दे पर पड़ती हैं तो पर्दे पर जो केमिकल लगा होता है उस पर वो हिट करती हैं और उसकी वजह से वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाती हैं, और वो प्रकाश हमको अलग अलग रंगों में वहाँ दिखता है और हमको पिक्चर दिखने लगती है। जो कैथोड रे ट्यूब का काम करने का तरीका है वो मोटा मोटा ऐसा है। ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये चीज़ें तो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। आप इसको अपनी जानकारी के लिए और जगह से पढ़ सकते हैं। दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है ना। तो कैथोड रे ट्यूब में मैंने आपको बताया कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर एक विशेष मॉनिटर है जो आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देखते हैं और या फिर देखते थे। तो वो इस टाइप का मोटा सा एक होता था मॉनिटर। ये एक टेलीविजन के स्क्रीन की तरह दिखता है और उसी की तरह काम भी करता है। इस प्रकार के मॉनिटर बड़ी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते हैं, मतलब इनके अंदर इस टाइप की एक बड़ी सी वैक्यूम ट्यूब होती थी, ठीक है ना। अब मैंने थोड़ा सा हो सकता है इसको सही से ना बनाया हो, यहाँ पर सर्किटरी लगी होती थी, यहाँ से जो किरणें थी वो निकल के सामने वाले पर्दे पर पड़ती हैं और चित्र बनता है पर्दे पर, ठीक है ना। जो सामने जो ग्लास लगा होता है उस पर केमिकल होता है, तो उस पर जब वो ये किरणें पड़ती हैं तो चित्र बनाती हैं, ठीक है ना। तो इसको कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है, ठीक है ना। इन जो वैक्यूम ट्यूब्स का हम उपयोग करते थे इन मॉनिटर्स में, इसलिए ये बहुत बड़े होते थे और भारी होते थे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अंदर एक बहुत मोटी सी ट्यूब उपयोग में लाई जाती थी। आजकल जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं एलसीडी, जिसको कि बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के मॉनिटर को फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैनल है वो फ्लैट है। ये पहले वाले पैनल जो होते थे वो इस टाइप के होते थे, ठीक है ना, मोटे से बल्कि से पीछे को। तो अब जो चल गए हैं वो बिल्कुल सीधे चल गए, यानी कि फ्लैट एकदम। तो इसको फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कहा जाता है। इसमें से अधिकांश छवियों की प्रस्तुति के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग करते हैं। इन दिनों एलसीडी मॉनिटर बहुत लोकप्रिय हैं और जो कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर हैं वो आपको देखने में मिलते ही नहीं हैं। अब एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जब हम लोग मॉनिटर की क्षमताओं के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं कि कौन सा मॉनिटर ज़्यादा अच्छा है, तब हम मॉनिटर के रेजोल्यूशन की बात करते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन होता है कि वो क्योंकि जो पिक्चर आप देखते हैं वो बहुत छोटे छोटे स्क्वायर से मिलके बनी होती है, ठीक है ना, जिसको कि पिक्सल बोलते हैं। छोटे छोटे डॉट्स से समझ सकते हैं आप, जैसे ये देख रहे हैं डॉट, ये जो 1 2 3 4 छोटी सी जगह में 4 5 जो डॉट हैं ये सब क्या है? पिक्सल्स हैं, छोटे छोटे पिक्सल्स हैं। तो इन्हीं पिक्सल्स को
जब आप देखेंगे बड़े लेवल पे, जैसे 800 गुणा 600, मतलब लंबाई में 800 पिक्सल्स और चौड़ाई में 600 पिक्सल्स अगर हैं तो उसका जो रेजोल्यूशन हो गया वो 800 गुणा 600 हो गया। तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा पिक्चर में क्लैरिटी आती है। ठीक है ना। अधिकतर मॉनिटरों का जो रेजोल्यूशन है वो 800 गुणा 600 होता है। उच्च कोटि के जो बहुत अच्छी कोटि के जो मॉनिटर हैं उनका जो रेजोल्यूशन है वो 1024 गुणा 768 है, जो कि इससे ज़्यादा है। तो ये उच्च कोटि हो गए, क्योंकि रेजोल्यूशन ज़्यादा हो गया तो उतना ज़्यादा साफ पिक्चर होगी। तो उनका रेजोल्यूशन इतना पिक्सल होता है, या फिर 1280 गुणा 1024 भी हो सकता है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ज़्यादा उसका रेजोल्यूशन होगा अच्छा, और उतनी ज़्यादा क्लैरिटी उस मॉनिटर में होगी, और उसी प्रकार से उसकी कोटि बढ़ती जाएगी, उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो आजकल मॉनिटर्स उच्च रेजोल्यूशन या निम्न रेजोल्यूशन में उपलब्ध हैं। आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रकार का जो मॉनिटर है वो लेना है। अगर आपके पास सही सही पैसा है और आप चाहते हैं अच्छे क्वालिटी का लेना, तो आप ज़्यादा रेजोल्यूशन का ले सकते हैं। ठीक है ना। अभी आजकल इसको HD, फुल HD इस टाइप से बोलते हैं। ठीक है ना। तो वो सब रेजोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। अब अगला जो उपकरण है, आउटपुट उपकरण, वो है प्रिंटर। कंप्यूटर पर जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, कोई दस्तावेज बना लेते हैं, तो उसके बाद उसकी हार्ड प्रति यानी कि हार्ड प्रिंट आप लेते हैं, जिसको कि प्रिंट आउट बोलते हैं। ठीक है ना। उसको लेने के लिए उसे आप प्रिंटर पर भेजते हैं। तो प्रिंटर पर जैसे ये आपका जो PC है, कंप्यूटर है, इससे एक प्रिंटर जुड़ा हुआ है। तो आपने जब कुछ अपना डॉक्यूमेंट बना लिया तो यहाँ से एक कमांड दी, यहाँ से कमांड इस प्रिंटर पर गई और प्रिंटर ने आपको पेज प्रिंट करके दे दिया, और आपने उस पेज को लेकर आराम से पढ़ लिया, या जहां पर भी लगाना है रिपोर्ट में वहां लगा लिया। तो कुछ प्रिंटर विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि रंगीन और विशाल पृष्ठ स्वरूप। तो कुछ ऐसे विशेष प्रिंटर होते हैं जो बहुत बड़े कागज पर भी प्रिंट दे देते हैं, और कलर्ड प्रिंट भी देते हैं, रंगीन प्रिंट भी देते हैं। तो जो प्रिंटर हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं? एक सबसे पहला प्रकार है लेजर प्रिंटर, फिर है इंकजेट प्रिंटर, फिर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और फिर है लाइन प्रिंटर। तो ये अपने काम करने के तरीके में और कीमत में, ठीक है ना, और स्पीड में, ये बहुत अलग अलग अंतर इनमें होता है। ठीक है ना। एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटर उच्च गुणवत्ता के प्रिंट का उत्पादन करता है। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के अगर आपको प्रिंट लेने हैं तो आपको लेजर प्रिंटर का उपयोग करना चाहिए, जिसका प्रयोग अधिकतर प्रकाशन क्षेत्र में किया जाता है। जो पब्लिशिंग हाउस होते हैं, जो किताबें छापते हैं, वो भी लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये देखने में इस प्रकार का होता है कुछ एडवांस मॉडर्न। यहाँ पर आप कागज डालते हैं, इस ट्रे को आप बाहर निकाल सकते हैं, इसमें आप कागज लगा देते हैं और प्रिंट आपको अल्टीमेटली यहाँ से निकलता है। ठीक है। ये बटन ऑन ऑफ करने के होते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर इस ढक्कन को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ आप कार्टेज डाल सकते हैं। कार्टेज मतलब इंक, जिसके की सहायता से ये प्रिंट निकालता है। इसमें भी इंक का उपयोग करते हैं। ये अत्यधिक तीव्र होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और साथ साथ ये महंगा भी होता है, और इसमें आवाज़ नहीं होती है, बहुत कम आवाज़ करता है। लेज़र प्रिंटर का संचालन करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसमें स्वचालित रूप से मतलब ऑटोमेटिक रूप से पेपर की लोडिंग होती है। आपको खाली पेपर यहाँ रख देने होते हैं, वो अपने आप प्रिंट के लिए पेपर को खींचता रहता है। प्रति मिनट 200 मोनोक्रोम पेज मतलब ब्लैक एंड वाइट पेज, या फिर 100 कलर प्रिंट तक जो अच्छे प्रिंटर हैं, अच्छे लेज़र प्रिंटर हैं, वो निकाल सकते हैं। तो आप समझ सकते हो 200 पेज एक मिनट में। ठीक है ना। कितना फास्ट होगा ये जो प्रिंटर है। अगला आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो लेजर प्रिंटर है उससे सस्ता होता है, लेकिन सस्ता होने के साथ साथ ये थोड़ा स्लो भी होता है, थोड़ा धीमा भी होता है। इंकजेट प्रिंटर करीब 64 नोजल का उपयोग करता है। इसके अंदर नोजल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, जिससे कि इंक निकलती है। वो इंक निकल के किस पे पड़ती है? पेपर पे पड़ती है। पेपर पे पड़ती है तो वो छप जाती है, और उसके हिसाब से चित्र बनता जाता है या लिखावट बनती जाती है। तो 64 नोजल का प्रयोग करके कागज पर सीधे स्याही छिड़ककर छवि का निर्माण करता है कौन? इंकजेट प्रिंटर। यद्यपि यह जिस छवि का निर्माण करता है वह आमतौर पर लेजर प्रिंटर जितनी स्पष्ट नहीं होती, उतनी साफ नहीं होती जितनी लेजर प्रिंटर बनाता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता फिर भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये मैंने आपको एक लेजर प्रिंटर का वीडियो दिखा रखा है, आप देख रहे हैं ये कागज इसमें से बाहर निकल रहा है, और इस पर धीरे धीरे ये कलर्ड में छपके आ रहा है। तो इसके अंदर नोजल होते हैं, यहाँ पर उन नोजल से इंक निकलती है, इस कागज पर पड़ती रहेगी, और उसके हिसाब से इसमें डिजाइन या जो लिखावट है वो छपती जाएगी। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से ये लेजर प्रिंटर काम करता है। ये इसकी गति बहुत तेज नहीं होती है, लेकिन ये लेजर प्रिंटर से सस्ते होते हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब एक सस्ता और किफ़ायती जो कि बहुत बल्क में बहुत ज़्यादा प्रिंट अगर आपको निकालने हैं तो उसके लिए उपयोग में लाया जाता है और रफ टाइप के प्रिंट ये निकालता है। इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपने बहुत पहले अगर बैंक में अगर अपनी पासबुक एंटर कराई होंगी तो वहाँ पर भी बैंकों में भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें खास तौर से एक एक विशेषता ये होती है कि इसमें स्ट्राइक का उपयोग किया जाता है, मतलब बहुत तेजी से कागज पर हिट किया जाता है। ठीक है ना। तो आप देखोगे कि जब आप डॉट मैट्रिक्स से प्रिंट लेते हो तो उसमें आप पेज के पीछे की तरफ भी उभार पाते हो, मतलब आप देखते हो कि इम्पैक्ट बहुत तेज हुआ है। जैसे आप कभी किसी पेज पर अगर स्ट्राइक करो किसी पेंसिल से, अगर आप उसको तेजी से दबाओ पेज को तो पेज पीछे से उड़ जाता है। तो वही हिसाब इसमें भी होता है। ठीक है ना। ये भी इम्पैक्ट टाइप के प्रिंटर है, ठीक है, जिसमें कि जोर पड़ता है। तो जो अभी अब तक हमने पढ़े लेजर पढ़ा या फिर इंक जेट पढ़ा, उसमें इंक आराम से छिड़की जाती है। इसमें जो हेड होते हैं वो पेपर पर मारे जाते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय पर बहुत लोकप्रिय था। ये बहुउपयोगी और सस्ता आउटपुट उपकरण है। इसकी सहायता से जो प्रिंट है बहुत सस्ते पड़ते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार का ये प्रिंटर देखने में होता है। इससे इनवॉइस वगैरह बिल वगैरह इससे बहुत ज़्यादा अभी भी काम में लाई जाती हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड रिबन से टकराता है, मैंने कहा ना आपसे, इम्पैक्ट करता है, ठोकता है उसे, और डॉट के संयोजन से टेक्स्ट या छवि का निर्माण करता है। तो छोटे छोटे डॉट वो मारता है, उससे ही आप, जैसे ये मैं अगर डॉट मारूं एक और कुछ बना दूं उससे, जैसे ये सी बन गया मान लो, ठीक है ना, ऐसे डॉट मार मार के, तो ये जो डॉट है ये इसी टाइप के डॉट वो मारता है और उसी की सहायता से टेक्स्ट या कोई छवि का निर्माण करता है। इसकी गति कैरेक्टर्स प्रति सेकंड में मापी जाती है और ये बहुत तेज होता है। ठीक है ना, बहुत स्पीडी होता है और इसका प्रिंट बहुत सस्ता पड़ता है। अगला है लाइन प्रिंटर। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही थोड़ा सा उन्नत वर्जन है। तो लाइन प्रिंटर का उपयोग सामान्यतः विशाल कंप्यूटर के साथ टेक्स्ट आधारित डेटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट के लिए किया जाता है। जो बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा का संसाधन किया जाता है, डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। तो उस प्रोसेसिंग की रिपोर्ट जो अगर आपको निकालनी है तो आप बहुत बड़े लाइन प्रिंटर्स का उपयोग करते हैं जो कि 24 घंटे चलते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लाइन प्रिंटर है। इसमें कागज की पूरी गड्डी की गड्डी लगाई रखते हैं। ठीक है ना, कागज की फीडिंग होती रहती है इसमें। ये तीव्र गति का प्रिंटर है जिसकी गति प्रति मिनट लगभग 100 से 3800 लाइन तक होती है। मतलब एक मिनट में करीबन 100 से लेकर 3800 लाइन तक ये प्रिंट कर देता है। प्रौद्योगिकी में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ लाइन प्रिंटर के प्रिंट की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। हालांकि ये बहुत महंगा प्रिंटर होता है और इसकी कीमत लाखों रुपए में होती है। ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत सस्ता प्रिंटर नहीं, बहुत महंगा प्रिंटर है। हालांकि इसका प्रिंट फिर भी जो लेजर प्रिंटर है उससे सस्ता पड़ता है। ठीक है ना। ये इसको लगाने में महंगा है लेकिन जो इसका प्रिंट लेंगे वो बहुत सस्ता पड़ता है। अब अगला जो प्रिंटर है जो कि बहुत स्पेशल टाइप का प्रिंटर होता है, जो कि बहुत बड़े बड़े प्रिंट निकालने के काम आता है, वो है प्लॉटर। तो प्लॉटर एक विशेष तरह का आउटपुट उपकरण है जो प्रिंटर की तरह भिन्न तरीके से कागज पर चित्रों का निर्माण करता है। ठीक है। तो ये है एक प्लॉटर। इसमें आप क्या निकालते हैं, इसमें जैसे मकानों के नक्शे हो गए, ठीक है, या फिर कोई आप फैक्ट्री का नक्शा निकाल रहे हैं या कोई मशीन का कोई ड्राइंग निकाल रहे हैं, कोई चित्र निकाल रहे हैं, तो इसकी सहायता से विशाल आरेख यानी कि ड्राइंग्स या छवियों यानी कि इमेजेस का निर्माण करने के लिए प्लॉटर्स डिजाइन किए गए हैं। जैसे भवनों का की निर्माण योजनाएं हो, मतलब किस प्रकार से आपको भवन बनाना है उनकी ड्राइंग्स होती हैं, या यांत्रिक वस्तुएं जो आपकी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना हो, ये सारे काम आप कैसे करते हैं, ये आप प्लॉटर की सहायता से प्रिंट निकाल कर करते हैं, प्लॉटर की सहायता से प्लॉट करते हैं इसमें। तो प्लॉटर कंप्यूटर से जो निर्देश ग्रहण करता है वो रंग और लाइन के शुरू और अंत होने के निर्देशांक है। मतलब उसको पता चलता है निर्देशांक क्या होते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपकी जो आपकी पोजीशन है, जो आपकी स्थिति है, वो आप निर्देशांकों की सहायता से एक्स वाई की सहायता से आप निकालते हैं। तो आपको जब ये कंप्यूटर से एक्स और वाई प्राप्त होते हैं,
ठीक है ना। हर बिंदु के एक्स और वाई प्राप्त होते हैं और साथ में उनके रंग प्राप्त होते हैं। उसी के हिसाब से प्लॉटर काम करता है। रंग और लाइन के शुरू और अंत होने के निर्देशांक उसके पास होते हैं, उस हिसाब से वो चीजों को प्लॉट करता चला जाता है। इसी जानकारी के साथ प्लॉटर अपने आर्म से, जो उसका एक आर्म होता है जो चलता है पूरे कागज पर, उससे सही रंग को उठाता है और उसी निर्देशांकों की शुरुआत पर लाकर पेन को कागज की तरह सतह पर रखता है और निर्देशांकों के अंत तक चित्रण करता है। ठीक है ना। इस प्रकार से काम करते हुए जो प्लॉटर है वो काम करता है। बहुत छोटी सीधी रेखा की श्रृंखला बनाते हुए प्लॉटर वक्र रेखाओं का निर्माण करता है। ठीक है ना। आड़ी तिरछी रेखाएं भी खींच सकता है, सीधी रेखाएं भी खींच सकता है। तो प्लॉटर दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लैट बेड, जो कि छोटे प्लॉटर होते हैं जिन्हें मेज पर रखा जा सकता है। इस प्रकार के जो प्लॉटर हैं उनको आप क्या कहते हैं, फ्लैट बेड कहते हैं, क्योंकि ये फ्लैट तरीके के जगह पे रखे जा सकते हैं। इनमें कागज के आकार की सीमा होती है, इसमें एक आप निश्चित आकार का ही कागज लगा सकते हैं। ड्रम, दूसरा है ड्रम टाइप के प्लॉटर। ये प्लॉटर बड़े आकार के होते हैं जो कि असीमित लंबाई के कागज के रोल का उपयोग करते हैं। इनकी कोई सीमा नहीं है, इसमें आप कितना ही लंबा प्रिंट निकाल सकते हैं। इस प्रकार का जो प्लॉटर है वो ड्रम प्लॉटर कहलाता है। ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए, फ्लैट ब्लेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। तो ये बहुत बड़ी जब आपको ड्राइंग्स निकालनी है उस काम में प्लॉटर आते हैं। ठीक है ना। तो प्लॉटर और प्रिंटर में ये मेन डिफरेंस है। जहाँ प्रिंटरों की जो निकालने की क्षमता है वो कम है, वो A4 A3 इस जो पेज के साइज होते हैं उन तक ही काम कर पाते हैं। उससे ऊपर के जो प्रिंट निकालने होते हैं, बड़े जगहों के प्रिंट निकालने हैं, तो वह प्लॉटर का उपयोग करते हैं। अगला एक आउटपुट उपकरण बहुत जरूरी, जो कि आप कई बार घरों में उपयोग में भी लाते हैं, वो है स्पीकर। स्पीकर एक अन्य प्रकार का आउटपुट उपकरण है जिसका उपयोग संगीत और बातचीत सुनने के लिए किया जाता है। तो संगीत सुनने के लिए या बातचीत सुनने के लिए आप जिसका उपयोग करते हैं वो है स्पीकर। ये आपके घरों में आपके पास होते हैं, ये कंप्यूटर में भी आप लगा सकते हैं। तो इसकी सहायता से जो ध्वनि का में आप परिवर्तन कर रहे हैं, ध्वनि का रिजल्ट आपको सुनना है, कोई और बातचीत सुननी है, तो उसका उपयोग आप स्पीकर का उपयोग कर सकते हैं आउटपुट उपकरण की तरह से। ठीक है। तो ये हमने आज जितने भी जो परिधीय उपकरण होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, वो सारी पढ़ ली हैं। अभी तक हमने जो बात की है, अभी हम हार्डवेयर पे चल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्डवेयर, जिसको कि आप हाथ से छू सकते हैं। अब अगला जो हम वीडियो देखेंगे, इसी पार्ट का जो अंतिम वीडियो होगा, उसमें हम सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली एक प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, जो कि किसी विशेष पर्पस के लिए कुछ एक विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं और उस विशेष उद्देश्य से हम कुछ विशेष कार्य हम जो कंप्यूटर से कराना चाहते हैं, हम उसको उसकी लैंग्वेज में समझाते हैं, प्रोग्राम के माध्यम से समझाते हैं। वो चीज़ों को समझता है कंप्यूटर और उस हिसाब से काम करता है। ठीक है। तो आपके साथ फिर अपने जो कांटेक्ट आप हमसे कर सकते हैं मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों से फिर वही एक अनुरोध रहेगा, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हो, हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों ने मुझे अपना जो पहला वीडियो था इसमें बहुत अच्छी फीडबैक दी, उसी लिए मैं प्रेरित हुआ और मैंने आपके लिए ये दूसरा वीडियो भी बनाया है। ठीक है ना। और मैं इस तरीके से जारी रखूंगा, क्योंकि कुछ लोग चीज़ों को देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। और अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो मुझे भी अच्छा लगता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछने के लिए हमेशा स्वतंत्र है। आप कभी भी अपनी बात मेरे साथ कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आपके पास इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमसे बात करिए, हमको लिख के भेजिए। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आएगी हम दोबारा समझाएंगे। ठीक है। थैंक यू।